हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी क्राइम स्पाई मूवी चार्लीज एंजल पार्ट 1 मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब भी कोई मिशन इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन हो तो हर बार ईथन हंट को याद किया जाए, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी कुछ मिशन चार्लीज एंजल भी पूरा कर सकती है। एक ऐसी टीम जो गवर्नमेंट की तो है लेकिन वो काम गवर्नमेंट से भी बड़ा करती है। वो ना कोई यूनिफॉर्म पहनती है, ना ही कोई केप और ना कोई मास्क, क्योंकि वो ना कोई सुपर हीरोज है, ना ही पुलिस और ना ही किसी स्पाई एजेंसी के अंडर रजिस्टर्ड। लेकिन जब भी दुनिया को चाहिए होता है एक सीक्रेट वेपन तो एक ही नाम याद आता है, चार्लीज एंजल्स, जो विंग्स के साथ नहीं बल्कि वेपन के साथ आती है। क्योंकि ईयर 2000 में एक ऐसी ही मूवी आई थी जो सिर्फ एक्शन मूवी नहीं थी बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी थी। फैशन, कॉमेडी, एक्शन और एटीट्यूड का परफेक्ट तड़का, जहां इन तीनों एंजल्स ने मिलकर हॉलीवुड का गेम ही बदल दिया। और इस वीडियो में चार्लीज एंजल्स के साथ साथ इस फिल्म के भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे, जिसमें आप जानेंगे कि क्या चार्लीज एंजल का कॉन्सेप्ट एक फ्रेश आइडिया था या इसे भी कहीं से कॉपी किया गया। कौन था उस स्पीकर के पीछे जिसके इशारों पर ये तीनों एंजल्स बड़े से बड़े मिशन को भी पूरा करने में पीछे नहीं हटती थी। मूवी में इन तीनों एक्ट्रेस के लिए कितने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए और कितनी बार उनका सेट पर वार्डरोब मॉल फंक्शन हुआ। और 2 सुपरहिट फ्रेंचाइज देने के बाद कहां गई हमारी प्यारी एंजल्स, क्या वो इस वक्त इंडस्ट्री में है भी या नहीं। इस मूवी को रिलीज किया गया था 3 नवंबर 2000 को, जिसको डायरेक्ट किया था MCG ने, जिन्होंने इसके बाद इसके सेकंड पार्ट चार्लीज एंजल फुल थ्रॉटल, टर्मिनेटर सैल्वेशन, VR मार्शल, 3 Days to Kill, द बेबी सीटर और दिस मीन्स वॉर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $9 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर $26 करोड़ का बिजनेस किया था और ये उस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की रेस में 12वें नंबर पे थी। सन 2000 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी मिशन इम्पॉसिबल सेकंड, ग्लैडिएटर, कास्टअवे और डायनासोर। इस मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स के अंडर में रिलीज किया गया था और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.6 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज जिस मूवी को हम चार्लीज एंजल्स के नाम से जानते हैं वो कोई एक सिंपल मूवी नहीं थी, वो एक थ्रोबैक भी थी और कमबैक भी। और अगर आपको लगता है कि चार्लीज एंजल एक न्यू फ्रेश ओरिजिनल मूवी थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऑफिशियली अडॉप्शन और एक मॉडर्न डे रिबूट मूवी थी जो 1976 के आइकॉनिक टीवी शो पर बेस्ड थी, जिसमें 3 लड़कियां चार्ली नाम के एक इनविजिबल बॉस के लिए काम करती थी, जिसने उस टाइम के टीवी शोज में धूम मचा दिया था। और इस टीवी सीरीज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे एपिसोड्स को कंपाइल करके एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाकर ईयर 2000 में रिलीज किया गया, जिसे नाम दिया गया चार्लीज एंजल, जो ना पूरी तरह रीमेक थी ना ही पूरी तरह न्यू, बल्कि ये एक मॉडर्न ट्रिब्यूट था जिसमें हॉलीवुड लेवल का एक्शन, ग्लैमर और कॉमेडी का तड़का था। मीन्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिट फिल्म जिसमें ओल्ड फैंस और न्यू जनरेशन दोनों का स्वैग था। और पब्लिक ने भी इस एक्शन कॉमेडी फीमेल पावर कॉम्बो को दिल से एक्सेप्ट किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। मूवी में चार्लीज एंजल्स भले ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उनमें से एक एंजल इस पूरी फिल्म की मास्टरमाइंड थी, जिसमें ड्रू बैरीमोर ने सिर्फ चार्लीज एंजल में एक्टिंग नहीं की बल्कि उसे प्रोड्यूस भी किया अपने प्रोडक्शन हाउस फ्लावर फिल्म के अंडर में। और इस डिसीजन ने उन्हें मालामाल भी कर दिया, क्योंकि इस मूवी ने 9 करोड़ की लागत में पूरे 40 करोड़ का बिजनेस दिया, जो आई थिंक एक अच्छा कलेक्शन था। आपको लगता होगा कि चार्लीज एंजल सिर्फ ग्लैमर और मेकअप के साथ सेट पर आई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको स्क्रीन पर रियल स्पाई एजेंट जैसी दिखाने के लिए उन्हें 3 महीने तक मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी फुल हार्डकोर के साथ। और ये कोई एक्टिंग वर्कशॉप नहीं थी, ये एक पूरा बैटल फील्ड रिहर्सल था। हर दिन उन्हें सुबह से लेकर शाम तक फाइट कोरियोग्राफी, एरोबेटिक, वायर स्टंट और गन हैंडलिंग, ये सब कुछ उन्हें ग्राउंड लेवल से सिखाया गया। कैमरॉन डियाज जिम्नास्टिक और बैटल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उन्हें वायर वर्क और फ्लिप के लिए अलग से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी गई। लूसी लुई को क्लोज कॉम्बैट और गन काटर ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई, जैसे एक एक्चुअल टैक्टिकल शॉट्स की ट्रेनिंग होती है। मीन टू से कैमरॉन डियाज, ड्रू बैरीमोर और लूसी लुई ने इन 3 महीनों में वो सब कुछ किया जो एक रियल सोल्जर करता है। मूवी के सभी एक्शन सीन्स में ना CGI का सहारा लिया गया और ना ही किसी स्टंट वुमेन का। एवरी पंच, एवरी फॉल, एवरी फ्लिप सब इन्होंने खुद किया। और कई बार एक्शन सीन्स को परफॉर्म करते वक्त उनकी बॉडी में होने वाली इंजरीज, जैसे बॉडी ब्रूसेस, ब्रोकन नेल्स, स्लिप डिस्क, ये सब कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन फिर भी एक सीन में भी बॉडी डबल का यूज नहीं हुआ। ग्लास से कूदना हो, वायर से लटकना हो या फायर के बीच से गुजरना, इन तीनों एंजल्स ने ये सब कुछ असली में किया। मूवी में जो आपने सारे एक्शन सीन्स देखे वो कोई एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वो सारे स्टंट्स असली थे। एवरी किक, एवरी पंच, एवरी ग्लास ब्रेक, ये इन तीनों ने खुद किया।
वो भी बिना किसी बॉडी डबल के। मूवी के एक सीन को शूट करने के लिए ड्रू ने 14 बार स्टंट को रिपीट किया, सिर्फ इसलिए ताकि डायरेक्टर को एक परफेक्ट शॉट मिल सके और उनका कोई बॉडी डबल यूज ना हो। क्योंकि इन तीनों एक्टर्स का एक कमिटमेंट था कि वो ऑडियंस को सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि रियल पावर, रियल पेन और रियल एक्शन भी दिखाएंगी। पूरी मूवी में जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिले वो कोई टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल स्लोमो पंचेस या ओवर द टॉप सीजीआई नहीं थे, बल्कि उसमें एक रॉ फास्ट पेस एशियन टच यूज हुआ था, एकदम जैकी चैन वाली स्पीड, स्टाइल और स्वैग जैसा। चार्लीज एंजल्स के फाइट सीन्स ने हॉलीवुड के एक्शन ग्रामर को तोड़ दिया और इंट्रोड्यूस किया एक ब्लेजिंग कॉकटेल ऑफ हांगकांग स्टाइल हाई ऑक्टेन मार्शल आर्ट टेक्निक। और ये सिर्फ कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, इस सीन के पीछे के मास्टरमाइंड थे नन अदर देन स्टूडेंट ऑफ द लेजेंडरी एक्शन कोरियोग्राफर सामो हंग। वही सामो हंग जो जैकी चैन के साथ उनकी आइकॉनिक एक्शन फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्होंने हांगकांग सिनेमा में तो एक्शन का मतलब ही रिडिफाइन कर दिया था। सामो हंग सिर्फ जैकी चैन के साथ ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने यो बायो और इप मैन फेम डोनी येन जैसे लेजेंड्स को ट्रेन किया है। इस मूवी के लिए उनके स्टूडेंट्स ने कोरियोग्राफ किया एक ऐसे काइनेटिक एक्शन को जो स्टाइलिश भी था और ब्रूटल भी, जहां हर किक, हर फ्लिप एक डांस स्टेप की तरह लगता है लेकिन इम्पैक्ट करता है एक धमाके की तरह। फिल्म के डायरेक्टर ने स्पेशली चाहा कि एंजल्स का कॉम्पैक्ट स्टाइल अलग हो, इसलिए उन्होंने हॉलीवुड के ट्रेडिशनल स्टंट्स टीम की बजाय हांगकांग के फाइट कोरियोग्राफर को हायर किया, जिन्होंने वायरफू, एरोबेटिक और कॉमेडिक कॉम्पैक्ट स्टाइल का एक लीथल कॉम्बो बनाया। और ये वही स्टाइल है जिसे जैकी चैन अपनी कई फिल्मों में पॉपुलर बना चुके हैं। क्या आपको पता है कि पहले इस मूवी का नाम चार्लीज एंजल नहीं बल्कि एंजल फोर्स होने वाला था। मूवी के अर्ली ड्राफ्ट, स्क्रिप्ट और इवन कुछ कॉल शीट्स में भी एंजल फोर्स नाम लिखा गया, लेकिन प्रोड्यूसर्स को लगा कि इस नाम में वो 70s वाली लेगेसी, वो क्लास, वो चार्म नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक रीमेक होने वाली थी एक कल्ट क्लासिक टीवी शो का, जिसके नाम में एक नॉस्टैल्जिया था, एक ब्रांड वैल्यू थी। और फिर इन्हीं सबको ध्यान में रखकर मूवी को और क्रिएटिव और रियल दिखाने के लिए इसका नाम बदलकर चार्लीज एंजल्स रखा गया। डायरेक्टर ने कहा, लेट्स गो टू वेयर इट ऑल बिगिन, चार्लीज एंजल। एक चेहरा जो कभी स्क्रीन पर नहीं दिखा, एक आवाज जो सिर्फ फोन के स्पीकर से आती थी, और एक नाम, चार्ली। चार्लीज एंजल फिल्म में आपने सुना होगा एक डीप, काम और कमांडिंग वॉइस, लेकिन कभी सोचा है कि ये आवाज थी किसकी? चार्ली की असली आवाज एक मिस्ट्री थी जिसे दिया था जॉन फॉरेस्थिंग ने, और ये वही चार्ली है जिन्होंने 70s के टीवी शो में चार्ली को आवाज दी थी। और सबसे कमाल की बात, जॉन ने कभी भी सेट पर जाकर शूटिंग नहीं की, उन्होंने अपनी सारी लाइंस रिमोट स्टूडियो से रिकॉर्ड करवाई ताकि चार्ली का चेहरा हमेशा मिस्टीरियस बना रहे। पूरी मूवी में जॉन की वॉइस एक इनविजिबल कैरेक्टर बन गया था, जो दिखता तो नहीं था लेकिन हर प्लान का मास्टरमाइंड था। बात करें इस मूवी के आगे की सीरीज और फ्रेंचाइज की, तो ईयर 2000 में चार्लीज एंजल का पहला पार्ट आया जो सुपर हिट गया। पब्लिक ने एक्शन, कॉमेडी प्लस फीमेल पावर कॉम्बो को दिल से एक्सेप्ट किया, इसलिए 2003 में उसका सीक्वल भी आया जिसमें और भी ज्यादा एक्शन और ग्लैमर था, जिसमें डेमी मोरे विलेन बनी और तीनों एंजल्स वापस आई। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तो पैसे कमाए, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कड़ी बैशिंग की। क्रिटिक्स ने सिर्फ एक लाइन में इसका रिव्यू दिया, मूवी में स्टाइल ज्यादा है और स्टोरी कम, और ये एक ओवर द टॉप म्यूजिक वीडियो जैसा लगता है। बस उसके बाद ही इस मूवी की फ्रेंचाइज को रोक दिया गया। इसके बाद 2011 के आसपास एक टीवी शो रिबूट भी बनाया गया, और वो भी 7 एपिसोड के बाद कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी टीआरपी बहुत कम थी। फिर 2019 में एक और रिबूट मूवी बनाई गई जिसमें क्रिस्टन स्टीवर्ट, नाओमी स्कॉट और एला ब्लिंस्का थी, जिसे डायरेक्ट किया था एलिजाबेथ बैंक ने। पूरी फिल्म को फेमिनिज्म और टेक स्पाई थ्रिलर बनाने की कोशिश की गई, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसे क्रिटिक्स ने भी मिक्स्ड रिव्यू दिया। पब्लिक ने कहा इसमें ओल्ड चार्लीज एंजल वाला चार्म नहीं है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इस फ्रेंचाइज को फिर से पॉज कर दिया गया। पूरी मूवी में जितना भी कुछ दिख रहा था वो सब कुछ स्टाइलिश, स्मूथ और एफर्टलेस लगता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा इन सभी सीन्स के पीछे चल रहा था एक फैशन और कॉस्ट्यूम वाला हरिकेन, क्योंकि इस मूवी में तीनों एक्टर्स ने मिलकर 40 से भी ज्यादा कॉस्ट्यूम चेंज किए थे। कभी किसी एक सीन में बाइकर गियर वाला कॉस्ट्यूम, फिर अगले सीन में स्कूबा डाइविंग सूट, फिर एक रेट्रो स्पाई आउटफिट और अगले सीन में ग्लिटरिंग गाउन। ये सारे कॉस्ट्यूम बैक टू बैक चेंज हो रहे थे, और वो भी ऑल विद इन द सेम डे शूट। और इन सभी कॉस्ट्यूम को मैनेज करने के लिए टीम के पास एक मूविंग वार्डरोब वैन थी, जिसमें हर एक्ट्रेस के 10 से 12 लुक सेपरेटली पैक्ड होते थे। विग्स, एक्सेसरीज, मेकअप सब मिनट टू मिनट चेंज होता था, और एक सीन को शूट करने के लिए कैमरॉन डियाज का कॉस्ट्यूम 45 मिनट में चेंज करवाया गया, क्योंकि सनसेट वाला शॉट मिस नहीं करना था। और बिहाइंड द कैमरा ये परफेक्शन और कॉस्ट्यूम का क्विक रोटेशन पूरी मूवी में चलता रहा, जब तक मूवी कम्प्लीटली शूट नहीं हो गई। मूवी रिलीज के इतने सालों के बाद कहाँ गई हमारी बचपन की एंजल्स? क्या वो इस वक्त इंडस्ट्री में है भी या नहीं? सो पहले बात करते हैं कैमरॉन डियाज की,
जिन्होंने पूरे एक डिकेड के बाद वापस एंट्री ली है, जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की मूवी बैक इन एक्शन में नजर आई थी। देन बात करें लूसी लुई की, जो इस वक्त न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहती हैं और उन्होंने फिलहाल एक्टिंग छोड़ दी है और अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। और लास्ट में मेरी फेवरेट ड्रू बैरीमोर, जो करंटली अपने शो द ड्रू बैरीमोर शो को होस्ट कर रही हैं, जिसका अभी तक 4th सीजन आ चुका है और ये इस शो के साथ साथ कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी एक्टिव हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।